मैं चाहता हूँ आप में से जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए दोनों साथी बैठे हैं। शुरुआत मैं कर देता हूँ। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ होने का फायदा उठा। कई सवाल रतन और मधुसूदन जी सबके पास है। मैं एक नई चीज, जैसा कि उम्मीद थी कि कुछ नई चीजें पता चलेंगी, वो ये है कि शरद के खास तरह की हिंदी प्रियता उभर कर आती है। आपने जो संस्मरण सुना है, और अगर आप अंदर की आग पढ़ें तो ये हिंदी प्रियता एक कविता के रूप में, ठोस रूप में, प्रमाण के रूप में निकलती है। मैं थोड़ा 2-4 लाइनें उसकी पढ़ना चाहूंगा। 9वीं कक्षा में पढ़ता था जब मेरी उसकी प्रीत लगी, मथुरा की सकरी गलियों में वह मिली मुझे सर्वस्व ठगी। थका थका उसका चेहरा रत जागे, वो उदास नैना असह्य व्यथा की कथा बनी, जब जब बोली वह तो बहना। मैं एक रोज भिनसारे ही जा बैठा था यमुना तट पर, थी विकल प्रतीक्षा कब निकले सूरज, शत अश्वों के रथ पर था शांत विजन विश्रांत घाट, वह जल भरने को आई थी। मैंने पूछा था नाम और वह शीश झुका मुस्काई थी। आदि आदि लंबी कविता है, मैं आखिर में सिर्फ पढ़ देता हूँ। वह भी न सुखी रह पाएगी, मैं दुख पाऊंगा बदनसीब था। मुझे पता क्या मुझ गरीब के निकलेंगे इतने रकीब। ओके, कुछ लोभी, कुछ मतलब परस्त, कुछ पाखंडी, कुछ नालायक। उसकी विश्वासी आंखों में पर सबके सब हैं गुण ग्राहक। और मुझे समझ ले वह मुहूर्त मिट जाता है बनता बनता, मैं चिर प्रेमी शैलेंद्र और मेरी प्रेयसी हिंदी जनता। ये सितंबर है और वो जो गामा गामी सरकारी गलियारों में होगी हिंदी को लेकर के, ये उस समय भी देख रहे थे शैलेंद्र कि उनके जो रकीब ये पैदा हुए हैं हिंदी को प्रेम करने वाले तथाकथित, और उनका पाखंड क्या है। तो ये एक नई बात पता चली और बहुत दिलचस्प बात पता चली शैलेंद्र के बारे में। गोपाल सिंह नेपाली वाली भी जो घटना आपने सुनाई बहुत अच्छी है। archive.org पे हमने एक स्कैन करके बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से गोपाल सिंह नेपाली पे अंक निकला था, वो डाला हुआ है और उसमें नेपाली जी के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं। एक चीज और, इस किताब के बारे में सवाल आपसे पूछना था जिसको 2 दिन पहले एक प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के आए थे इसी कक्ष में भाषण देने, और वो अकादमिक गलियारों में जाति के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी बात कर रहे थे, और आज भी होता है, उसका बाकायदा उन्होंने अध्ययन किया है। शैलेंद्र मार्क्सवादी थे, एकता के थे, जाति उनके लिए नहीं मैटर करती थी, सो टू स्पीक, है ना, कभी उन्होंने कहा भी नहीं। लेकिन जब ये किताब आई और इसी के आधार पर फिर रतन और हमने बातचीत की, मैंने एक लेख भी लिखा। लेख का शीर्षक था गूगलिंग कास्ट इन हिंदी सिनेमा। कुछ लोग कहते हैं कि नई चेतना जाति को लेकर के सिनेमा की दुनिया में जागी है। नई फिल्में चाहे मराठी की हो, चाहे मलयालम की हो या हिंदी की हो, और OTT पे सब जगह चल रहा है। हिंदी सिनेमा में पहले जाति की वैसी चेतना नहीं थी, इसलिए शैलेंद्र की जाति भी अचानक इस किताब में चूंकि एक लाइन है, 30 अगस्त 1966 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबू जगजीवन राम ने शैलेंद्र के जन्मदिन पर बधाई संदेश में कहा था, कोट, संत रविदास के बाद शैलेंद्र हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय हरिजन कवि हैं। ये बात जाहिर है कि बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ, जैसे अनंत की भी किताब देख रहा था, 2 गुलफामों की तीसरी कसम, या कई फिल्मी गलियारों में, फिल्मी अकादमिक गलियारों में जब मैं इस बात को पूछता हूँ कि क्या शैलेंद्र के गीतों में, उनकी फिल्मों में, उन संबंधों में जो शैलेंद्र ने बनाए, उदाहरण के तौर पर रेणु से, रेणु भी सवर्ण नहीं है, और मेरे लिए मायने रखता है कि उनके शब्दों में और उनकी कल्चरल मटीरियलिटी है जो कि अलग है। क्या उसका संबंध इस बात से है कि उनकी जाति अलग थी, जिसका कि नेहरूवादी युग में जाहिर है नोटिस नहीं लिया जाता था, क्योंकि हम जाति से आगे बढ़ना चाहते थे और हम सोचते थे कि जाति की बात नहीं करेंगे तो हमारी जनता भी जाति को भूल जाएगी, समाज भी भूल जाएगा, हम तो ऊपर उठे हुए हैं ही।
ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि उस जमाने में भी जाति डिस्क्रिमिनेशन जो था, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन वो फल फूल रहा था और आज भी मिटा तो नहीं है, वरना मतलब जो हो रहा है हमारे चारों ओर वो नहीं। तो अब इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि इस किताब को लेकर के भी काफी चर्चाएं रही हैं। अमला जी चूंकि यहाँ हैं तो अमला जी हमें बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगी, तो हम इस पर और भी कुछ सोचने की स्थिति में होंगे। एक बात तो हम आई शुड आस्क यू जी कि जाति किस ऑन व्हाट बेसिस इज द कास्ट सिस्टम? Brahmins are supposed to be educated, they are the literate, they are the highest, they custodians of learning, correct? How can you put Shailendra in any other caste? Tell me. Shailendra has given you so much literature, so much that not any other Brahmin can ever do it. What he has done. Right. So how can you call him anything else but the highest of the caste? Coming back to how we grew up. हम जब बड़े हुए, पले बड़े, बॉम्बे में कोई जाति का सवाल नहीं था। हमारे दोस्त हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, वी हैड ऑल कम्युनिटी, ऑल रिलीजन्स। हमारे घर में पूजा पाठ इतनी नहीं होती थी, बट वी हैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। वी वर ब्रॉट अप दैट वे कि हमारे आई ऑनेस्टली, अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी, अगर ड्यूरिंग माई ग्रोइंग अप डेज कि व्हाट इज़ योर कास्ट, आई वुड से आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज कास्ट। We didn't know anything about caste. We were brought up in a bubble. और आज अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमें, it is meaningless. आपको लगता है कि इसमें if Shailendra was born in any other caste, would he have been a better writer? Would he have done better work than what he has done? Do you think so? Does the caste have anything to do with his work, what he has given to us? No. एक बात, ये आकाश की मैं इतनी आसानी से इसका जवाब दे पाता, मैं मानता हूँ आप ही की तरह मैं भी जब बड़ा हुआ तो मुझे भी लगता था कि कास्ट पूछना गलत चीज़ है और नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ जो रह जाती है वो ये कि इतने टैलेंटेड लोग कुछ खास जातियों से ही आते हैं, उनका इतना प्रभुत्व होता है समाज में, लेखन की दुनिया में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री की दुनिया में, एक डिस्प्रोपोर्शनेट एक प्रतिनिधित्व है, जिससे कि ऐसा लगता है कि और कोई टैलेंटेड इंसान कहीं और से आ ही नहीं सकता है। तो वो उसको करेक्शन के तौर पर आज की राजनीति, खास तौर पर बहुजन राजनीति, ये सवाल लगातार पूछ रही है कि और कौन से प्रतीक हैं जो गैर सवर्ण है और कौन सा टैलेंट है जो कि गैर सवर्ण है, और उसमें शैलेंद्र को अगर वो अपने प्रतीक के रूप में, अपनी विरासत के रूप में अपना करके कुछ और कहना चाहती है, गौरवान्वित महसूस करना चाहती है, तो उसमें क्या बुराई? नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि सिर्फ हमारे देश में ही टैलेंटेड लोग विल कम फ्रॉम द लोअर कास्ट? सिर्फ हमारे देश में, बाहर दुनिया में और टैलेंटेड लोग नहीं आते? राइटर्स, नोबेल लॉरेट्स, वो कहाँ से आते हैं? उनकी कोई जात पूछता है? Are you telling me Rabindranath Tagore is of what caste? Do you ask? Because he's such a big famous writer. Right. Have you ever thought of it? But no, why do you have to go into this goddamn thing? No, one second. Let me, add one last thing. Women were not considered great, take any field, unless they started asking this question. Until they started asking this question and said, look, even women do matter. They can write well, they can produce films, they can work in aviation industry. They can do, and nowadays you see the celebration, not only on Women's Day, but every day.
that women can do this and that and another in the army, etc. So we can't say that there hasn't been a struggle, you see, around these questions, around race, for example, between the whites and the blacks, between the north and the south. The world is not what is Challenger writing about? Is he writing only about class? That is a question I do want to ask, but that is where I will stop now. Okay? He never writes about class. रविकांत जी मेरा लास्ट में समअप करना चाहूँगा इसमें। मुझे लगता है कि जो कवि कलाकार होते हैं उनको किसी जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र भाषा से ऊपर रखना चाहिए, तो विश्व नागरिक होते हैं। मैं कौन कर दीजिए वहाँ से। हाँ जी। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि जो कवि हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ये सब जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र इस देश से ऊपर उठ के होते हैं, तो विश्व नागरिक होते हैं। जावेद अख्तर की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है जो उन्होंने गीत में लिखी है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। मुझे लगता है कि शैलेंद्र जैसे बड़े कवि को हम किसी जाति या धर्म और मजहब से न बांध कर देखें। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय कवि है, और भारतीय कवि से भी ज़्यादा मैं तो कहता हूँ भाई वो तो रूस में, चीन में, ईरान में, तमाम टर्की में उनके गीत आज भी गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि शैलेंद्र के ऊपर लगातार शोध कार्य भी हो रहे हैं। नलिन जी बैठे, इन्होंने भी किया है। ब्रजभूषण तिवारी साहब बिहार में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने काम किया है। सबसे पहले एक और सज्जन इंदौर में, उज्जैन में थे, उन्होंने सबसे पहले PhD शैलेंद्र जी पर उन्होंने की थी। मुझे नाम थोड़ा सा इस समय याद नहीं आ रहा है, रविंद्र चौरे साहब, उन्होंने करीब 1973 में PhD। तो मैं तो उनके गाइड को क्रेडिट देता हूँ कि वो कितने दूरदर्शी थे कि 1973 में जहाँ सिनेमा को बिल्कुल अनटचेबल माना जाता था साहित्यिक फील्ड में, उन्होंने अप्रिशिएट किया। उसके बाद अवधेश प्रधान जी जो बनारस में हिंदी के हमारे प्रोफेसर, उन्होंने एक विद्यार्थी जो उनके विद्यार्थी ब्रजभूषण तिवारी हैं उनको PhD कराई, गीतों के जादूगर नाम से, वाणी से उनका आया है जी। हाँ, गोविंद प्रसाद जी का नाम में लेने वाला था, भावना जी ने किया है, और शायद इसमें डिलीट कर रही है। तो मैंने बल्कि इसका मोनोग्राफ में भी उल्लेख किया है कि शैलेंद्र जी पर लगातार शोध कार्य भी हो रहे हैं, और लगातार होने भी चाहिए, जो अच्छा साहित्य है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म, गीतों और कविताओं में जो भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। जो अच्छी कविताएं हैं, अब किसी के मुस्कुराहटों में हो मिसाल, किसी का दर्द मिल सके, मुझे लगता है इससे बढ़कर कविता क्या कौन सी हो सकती है। मैं विश्वनाथ त्रिपाठी से मिला लास्ट ईयर, तो उनसे बात की तो बोले बेटा बहुत अच्छा लगा तुम आए। उन्होंने बकायदा एक लेख लिखा, तो इसमें तू प्यार का सागर में जी, बोले मेरे हाथों में अब वो ताकत नहीं रही, नहीं तो मैं शैलेंद्र पर पूरी किताब लिखना चाहता था। तो देखिए कितने बड़े आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी, और इन्होंने तो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। अभी नलिन विकास जी ने अपने यहाँ उत्सव उनके यहाँ होता है, तो उसमें वो आए थे एज ए चीफ गेस्ट। तो आज चाहे नामवर सिंह जी हों, चाहे रामविलास शर्मा जी, सब नहीं रहे, लेकिन लगातार शैलेंद्र के गीतों रचनाओं के प्रति जो आधुनिक पीढ़ी है वो लगातार सोच बदल रही है। अब जितने नए आलोचक आ रहे हैं, मुझे लगता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहले लिखा गया वो बात अलग है, जो अब नए सिरे से फिर नई पीढ़ी से आलोचक लिखेंगे, तो शैलेंद्र को एक प्रमुख प्रगतिवादी, जनवादी और एक अच्छे बड़े कवि के तौर पर रेखांकित किया जाएगा। पहले तो केवल नामवर सिंह जी ने भी, मुझे याद है, उन्होंने केवल लिखा कि शैलेंद्र, दिनकर, ये सब ओज वाली कविता के कवि हैं, एक इतना ही लिखा था उन्होंने। लेकिन बाद में जब इसका लोकार्पण हुआ था अंदर की आग का, तो उन्होंने कहा भी कि सच्चे अर्थों में, सही मायने में शैलेंद्र जन कवि। तो पहले वो केवल ओज के कवि के तौर पर एक लाइन में लिखते थे, अब बाद में उन्होंने जन कवि भी कहा। तो ये सोच में बदलाव तो आया है। ऐसे ही एक प्रसंग मैं और आखिरी सुना दूँ, रामविलास शर्मा जी का, कोई सबसे बड़ा है, वो तो नामवर जी से भी बड़े आलोचक माने जाते हैं, और नामवर जी खुद उनकी बड़ी इज्जत करते थे। सबसे पहले 1947 में शैलेंद्र जी ने अपनी कुछ कविताएं उनके पास भेजी इस्लाह के लिए, भाई कुछ राय दे दीजिए, आप बड़े प्रोफेसर हैं और आलोचक भी हैं। तो उन्होंने कविताएं लौटा दी कि भाई मेरे पास समय नहीं है। अब वो क्यों लौटाई, कहीं समय भी नहीं था, और बकायदा चिट्ठी लिखी उन्होंने। अब जिसे देखो वो मेरे पास कविताएं भेज देता है। 2 किताबें लिख ली तो कह रहे मेरे ऊपर किताब क्यों नहीं लिख देते हो, 4 किताबें लिख ली हैं, तो वो इसे बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखी है उन्होंने। तो उन्हीं रामविलास शर्मा जी ने जब वो 49 में मुंबई गए,
और वहाँ पर एक पूरा दल गुजर रहा था उनके घर के आगे से, जहाँ वो बॉम्बे में दादर में रुके हुए थे। हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष को हड़ताल हमारा डारा है। तो बाद में पता लगा तो शैलेंद्र का है। फिर उन्होंने लिखा कि शैलेंद्र वास्तव में बड़ी क्रांतिकारी कविताएं लिखने वाले बड़े कवि, अच्छी क्रांतिकारी लिखने वाले बड़े कवि। फिर उनको एक अच्छी तरह से उन्होंने याद भी किया, अपनी धरती अपने लोग में उन्होंने बहुत अच्छी तरह शैलेंद्र को याद किया। तो धीरे धीरे सोच में जो बड़े आलोचक हैं उनकी सोच में परिवर्तन आया। शुक्रिया। मैं रतन और हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था। जाति के सवाल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक समझ है जाति को लेकर कि मैं जाति नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रिंसिपल और वाइस चांसलर जाति मानता है कि नहीं मानता, ये ज्यादा जरूरी है। एक भारतीय समाज संरचना की बात करेंगे तो इस पे एक बहस होती है समाजशास्त्र में। अगर जाति नहीं होती तो अम्बेडकर की फोटो तो सब ब्राह्मण के घर में होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन नहीं है। अम्बेडकर की मूर्तियां भी तोड़ी जाती हैं। बहरहाल चलिए उस पोर्शन को छोड़ते हैं। और एक सवाल अमला जी ने कहा था कि मेरे बाबा को सबने लूटा है, और जाहिर है कि जब उनका देहांत हुआ होगा आप लोग बच्चे ही रहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मदद की होगी उस समय। वो पोर्शन भी हाईलाइट होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने मदद की। और इंद्रजीत साहब ने बात की कि ट्रेन का नाम जैसे कैप्टन रजिस्ट शैलेंद्र जी के नाम पे होना चाहिए। इस देश में पेप्सी बेचने वालों को भारत रत्न मिला है। इस देश में पंडित मदन मोहन मालवीय तो दार से घर जाते थे तो कपड़ा सहित नहाते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगत सिंह ने लिखा है, अछूत समस्या, उनको भारत रत्न मिल सकता है। तो यहाँ पे कविराज इतने बड़े जन कवि हैं, और एक सवाल तो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में भी उठता है, क्या उनके नाम पे ये फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं और तमाम होते हैं, क्या कोई रखा गया उनके नाम पर, या सिर्फ रिचुअलिज्म हो रहा है? अगर ऐसा है, ये इग्नोरेंस है, तो इग्नोरेंस किस वजह से? क्या उसमें जाति के प्रश्न नहीं होंगे? हम नहीं बताएंगे जाति, लेकिन मैं भारत के समाज को जानता हूँ। मेरे पहुंचने से पहले जो एंटीना से मेरी जाति पता कर लेता है कौन है। तो क्या कारण ऐसे रहे हैं कि उनको फिर मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके नाम पे कोई पुरस्कार नहीं, और कोई सड़क नहीं है? एक तो गंभीर सवाल उठता है, इसकी पड़ताल आवश्यक है। दूसरी बात बहुत जाहिर है, और ट्रेन वाला जो आपने कहा, हम लोग सब मिलकर इस मुद्दे को बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, डेफिनेटली बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें इसकी पड़ताल बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया। Now I will tell you one thing. तो ये it's wrong कि आप कहें कि बॉम्बे में सड़क नहीं है। बॉम्बे में चौक है, मेन रोड, लिंकिंग रोड, 9th रोड क्रॉसिंग को कविराज शैलेंद्र चौक से के नाम से बनाया गया है। पिछले साल 30 अगस्त को उनके जन्मदिन पर ये चौक का नामकरण हुआ था। तो एक तो ये सवाल आपका आंसर हो गया कि मथुरा में भी है, मथुरा में भी धौली प्याऊ रोड का नाम जन कवि शैलेंद्र के नाम पे किया गया है। वो उससे पहले बॉम्बे की सड़क से चौक से पहले हो चुका था। आई थिंक 2016 में मथुरा में हुआ था। ना अगर हम इस बात पे आए कि कुछ लोगों ने हमारी हेल्प भी की थी, काफ़ी कहा जाता है कि, और इस बात को लेकर भी हमें बहुत चिढ़ लगती है कि लोग बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं, किसी को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। जैसे राज अंकल को लेके कि ही वॉज द मेन कंट्रीब्यूटर, उन्होंने बाबा की मदद नहीं की, उन्होंने डेट्स नहीं दी, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि तीसरी कसम बनने में टाइम लगी और इससे बाबा को काफ़ी नुकसान हुआ ना। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा बिजनेस है, हमारे दोस्त हैं, उनका भी बिजनेस है और हमारा बिजनेस है, हम अपना घर पहले देखेंगे कि उनका घर देखेंगे पहले। आप ये जजमेंट आप कीजिए। दूसरी बात यह है कि जब बाबा गुजरे 14 दिसंबर 1966 में, उस टाइम से हम लोग अचानक से, हम बच्चे अचानक से बड़े हो गए। वी वर नॉट चिल्ड्रन एनी मोर। और
जो लोग हमारे सामने आए, हमारे घर में हमने देखा दूसरे दिन से, बाबा के गुजरने के दूसरे दिन से कोर्ट रिसीवर आ रहा है, ये अटेस्ट हो रहा है, वो अटेस्ट हो रहा है, गाड़ी, बंगला, राज अंकल ने बंगला टाइटल डीड मुकेश अंकल के नाम पे कराई, गिरवी रखवाई ताकि कोर्ट रिसीवर उस बंगले पर हाथ ना लगा सके। तो वो हुआ, राज अंकल सेव्ड अस, मुकेश अंकल वाज देयर, ही टुक केयर ऑफ इट। तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आती कि कौन एक्चुअली आया काम करने, कौन एक्चुअली आया हमारी हेल्प करने। लेकिन ये तो वो लोग थे जिन्होंने बचाया एंड मेजर हेल्प। बट लूटने वाले भी थे, दैट इज प्लेंटी, रिलेटिव्स में भी थे, सब देयर आर प्लेंटी रिलेटिव्स हु चीटेड अस। तो ये दो नाम तो मुकेश अंकल और राज अंकल का नाम तो हम आई डोंट केयर व्हाट माय ब्रदर्स आल्सो से, वो भी कहते हैं कि नहीं राज अंकल ने डेट्स नहीं दी। ऐसे राज अंकल ने डेट्स क्यों नहीं दी? उनकी संगम बन रही थी, उनकी पिक्चरें बन रही थी, अगर हिज प्रायोरिटीज वर डिफरेंट। एनीवन विल थिंक, अगर लॉजिकल सोचो, लॉजिक के साथ अगर आप सोचें तो आई वोंट गिव माई डेट्स टू एनीवन इफ आई हैड माई ओन प्रोजेक्ट सफरिंग। हम अपना प्रोजेक्ट नुकसान में नहीं रख कर दूसरे की हेल्प करते हैं। हम हेल्प करते, अगर हम जितना हम हेल्प कर सकते हैं हेल्प करते, लेकिन खुद को पुट माई सेल्फ एट अ लॉस नहीं, हम वो नहीं करते। सो देयर इज द आंसर। आपको याद है और आपने शेयर किए, हमने भी एक प्रोग्राम किया था इनके ऊपर, किशन जी के ऊपर, मगर उनके बेटे को कुछ भी मतलब ना के बराबर ही उनको पता था अपने पिताजी के बारे में। एक ये जो गाना था जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में, क्या कुछ इसका कुछ है उनका, या उनको पहले से ही कुछ आपके साहब ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, ऐसा कुछ? ये गाना तो आई कांट सी यू जीना यहाँ मरना या इसके सिवा जाना कहाँ, वो गाने का मुखड़ा बाबा लिख गए थे। और 13 दिसंबर को नॉर्थ कोट नर्सिंग होम में जाना था उनको रेस्ट करने के लिए। तो बाबा, तब गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम था एंड बाबा, मम्मी और बड़े भाई टैक्सी में नॉर्थ कोट नर्सिंग होम, जो कुलाबा काफ़ी दूर, एक घंटे का ट्रिप है, तो उस जा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, हमें पहले राज अंकल से मिलना है, राज साहब से मिलना है। तो वहाँ रुके राज अंकल के कॉटेज में, वहाँ बात हुई राज अंकल से। तो राज अंकल ने बड़े मजाकिया उनको चेयर अप करने के लिए कि अभी आपने ये क्या हालत बना रखी है, आपको तो मेरा गाना कंप्लीट करना है, मेरा नाम जोकर का। तो बाबा ने कहा उनसे कि कल का आपका तमाशा ख़त्म हो जाए, फिर इत्मीनान से बैठकर हम ये गाना पूरा करेंगे। और कल का तमाशा तो वो ख़त्म ही नहीं हुआ। वो राज अंकल की बर्थडे का जिक्र कर रहे थे कि अपनी देहांत का, बट इट्स कोइंसिडेंटल दैट इट हैपेंड। बाबा दूसरे दिन ही चल बसे और वो गाना फिर हमारे बड़े भाई शैली भैया ने कंप्लीट किया। और वो भी बहुत ही अच्छा लिखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको इतना चांस नहीं मिला जितना ही डिजर्व। सो व्हाटएवर इट इज़, लाइफ इज़ लाइफ। राज कपूर और शैलेंद्र की नज़दीकियों की चर्चा काफ़ी मिलती है, लेकिन हम हसरत जयपुरी, एस.डी. बर्मन, लता, मोहम्मद रफ़ी आदि से उनके रिश्तों के बारे में जानकारी चाहते हैं। अब तो ये भी एक अध्याय बहुत लंबा अध्याय होगा मेरे ख्याल से, बहुत मुख्तसर में आप बताएं। See, as I said, we were young kids, और जो हमारे हसरत जयपुरी के साथ तो बहुत आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज, क्योंकि ये लोग का जो गुट था, राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, मुकेश अंकल, ये कॉन्स्टेंटली हमारे घर में और या उनके घर में पार्टियों में होते थे, मिलते थे। इत्तेफाक से ये है कि हमारा जन्मदिन 15 अक्टूबर को है और हमारे घर में
ये नियम था कि हर जन्मदिन सबका बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता था। लेकिन आई यूज्ड टू थिंक कि हम एक्सेप्शन हैं, हमारी तो पार्टी होती है बच्चा पार्टी, लेकिन उसके बाद हमारी पार्टी में तो सब बड़े बड़े लोग आते हैं, राज अंकल, मुकेश अंकल, ये लोग सब। बाद में पता चला कि वो शंकर जी का भी बर्थडे 15 अक्टूबर को तो उनका बर्थडे लेकिन साथ तो मनाया जाता था बिल्कुल आपके साथ है। वो एक तस्वीर है राज अंकल की, वो पीछे बैठे हैं और ये 4 शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत साथ में बैठे हैं। राज अंकल हाथ कवर करके सबको लेके बैठे हैं। वो हमारे जन्मदिन की फ़ोटो है, या शंकर जी के जन्मदिन की ही फ़ोटो है। सो हसरत चाचा जी बहुत ही दिलचस्प किस्म के इंसान थे। ही वॉज, उनकी पोइट्री इज़ वेरी गुड और हमें भी बहुत अच्छी लगती हैं। सम सॉन्ग्स आर वेरी टचिंग, some are very, I'm also fond of them because they're kind of romantic, and when you're growing up you like वो छेड़छाड़ के गीत भी अच्छे लगते हैं, तो वो it's a different category। बट हसरत चाचा जी के साथ ये था कि ही नेवर ब्रॉट, जैसे राज अंकल के बच्चे, मुकेश अंकल के बच्चे, वी वर ऑल टुगेदर, वी मेट और हम लोग मिलते जुलते थे। जन्मदिन पे पार्टीज होती थी, उनके घर हम जाते थे, वो हमारे घर आते थे। लेकिन हसरत चाचा जी के साथ ऐसा कभी नहीं था। और बट ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। एक बात हमें याद आती है कि हमारे घर बाबा वॉज अ गैजेट पर्सन, कि अगर कुछ भी नया गैजेट आया ही हैड टू बाय इट एंड ब्रिंग इट होम। तो उन दिनों ये अभी जो किचन मशीन है आजकल तो सब हर घर में है, तब किसी के पास नहीं थी। एंड वी हैड डिश वॉशर, no, kitchen machine I would call like mini grinder, chopper, yeah, that is what we call a kitchen Mixer machine. grinding, okay. Mixer, grinder and everything, juicer, एक ब्राउन का एक बाबा लेके आए थे, ओके। तो वो हमारे घर में आए, तो उसके बाद घर में फ्रेश जूस बनते थे एंड एवरीथिंग। एंड हसरत चाचा जी भी आए, तो उन्होंने भी देखा कि अरे वाह, ये बड़ी अच्छी मशीन है। तो वो अपने घर गए और आंटी से कहा कि भाई साहब ऐसी मशीन लेके आए हैं कि वो रोटी बनती है घर किचन में और टेबल पे आ जाती है। तो मम्मी कह रही कौन सी मशीन लेके आए हो? सो दोज आर द काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। जैसे हमारे घर में आई हैव नेवर सीन anyone drunk as a child. I didn't see anyone so drunk and sozzled कि हमने down and out। हाँ, हसरत चाचा जी को देखा। और एक बार जब बाबा गुजर गए थे, तो उसके बाद हम हसरत चाचा जी वॉज टेकिंग माई एल्डेस्ट ब्रदर शैली भैया और हम इवनिंग इन पेरिस के प्रीमियर पे जा रहे थे। तो रास्ते भर हसरत चाचा जी, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन, इसे आपको कैन यू फील इट? ऐसे वॉट, हम पीछे बैठे थे, बंटू भैया, हम शैली भैया को बंटू भैया और हसरत चाचा जी सामने बैठे थे। तो कहते भाई साहब की रूह आई थी, भाई साहब की रूह आई थी अभी। सो आई सेड नो। His family and we were very close. Now his family, I'm talking about his first wife, Jyoti aunty, and her 3 daughters, Aloka, Lipika, and Aloka, Tulika, and Lipika. Till today we are very close. उनके साथ जो हमने टाइम बिताया है सलील चौधरी के साथ, उनके बच्चों के साथ खेलते घर में एंड ऑल दैट, इट वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। सलील चौधरी के यहाँ हमारे घर में फिल्म फेयर अवार्ड थे, बट वो तो ऑर्डिनरी अवार्ड थे। सलील चौधरी के यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड को गोल्ड स्प्रे पेंट करके रखा था। सो आई सेड हाउ ही गॉट अ गोल्ड फिल्म फेयर अवार्ड एंड बाबा डिडंट गेट अ गोल्ड फिल्म फेयर अवार्ड, बट इट वाज, यू लेटर ऑन रियलाइज दैट वाज हिज वे ऑफ कीपिंग हिज अवार्ड्स। बट देन एस डी बर्मन के यहाँ भी जाते थे।
He had only one son who was much older than us. He was much, so we didn't have much interaction. But उनकी जब आर डी बर्मन की शादी हुई थी, द फर्स्ट मैरिज, फिर उनके घर हम काफ़ी आया जाया करते थे, लाइक यू नो एट इन खारजिम खाना के पास वी यूज्ड टू स्टॉप, मीट हिज वाइफ एंड टॉक टू हिम. उनके साथ भी काफ़ी वी हैड अ गुड फ्रेंडशिप. But more than these people, and you will not connect कि किनके साथ हमारी फ्रेंडशिप थी. नौशाद साहब, whom बाबा never worked with, मजरू साहब, क्योंकि उनकी बेटियां हमारी क्लास में और आज तक हमारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं. जब हम क्लास 2 में थे, फहमीदा नौशाद साहब की बेटी हमारी क्लास में थी, तो उसने कहा हमसे, what does your father do? I said, he writes, I think, in the films. He said, my father is also in the same. I think my father knows your father. So I said, okay. तो तमीदा, अब उस टाइम पे ये था कि nobody wrote surnames. हमारा नाम था अमला रानी और फहमीदा का नाम था फहमीदा खातून. तो फहमीदा, I went home. I said, Baba, my friend says you are her father's friend. So he said, क्या नाम है उनका? हमने कहा, Mr. Cartoon. So he said, ये तो हो नहीं सकता नाम. I said, no, she's Fahmida Cartoon. So he said, no, this is not right. Go ask her to write me. So उसने नाम लिख के नौशाद अली बेबी राइटिंग में लिख के दिया, तो हमने बाबा को दिखाया. And that was the time we came to know that बाबा knew him, but we were not. बाबा ने कभी काम नहीं किया उनके साथ. एंड सिमिलरली मजरू साहब, हम लोग बहुत आना जाना करते थे उनके घर, लाइक द चिल्ड्रन. वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आज भी हैं वेरी क्लोज फ्रेंड्स. बट इनफैक्ट जब बाबा गुजर गए, मजरू अंकल का कुछ गाना हमें अच्छा लगता था, हम कहते थे नौबहार से कि I like your father's this song. Next day she would bring the 78 RPM record and said, my father gave this to you. So I would feel so happy that, you know, they recognized the friend. और एक बहुत ही मज़े की बात है, नौबहार के साथ और हमारे साथ, तो हम लोग भी बात कर रहे हैं स्कूल में, सुनो मेरे बंधु रे का गाना का. तो हम कह रहे हैं, नौबहार, दिस सॉन्ग इज रिटन बाय माय फादर. तो कहती, नहीं अमला, दिस सॉन्ग इज रिटन बाय माय फादर. वेरी पोलाइट, वेरी जेंटल गर्ल. नो अमला, दिस, आई सेड, इट कैन नॉट बी, इट इज बाय फादर्स सॉन्ग. सो शी सेड, अमला, नो, इट इज रिटन बाय माय फादर. तो हमने कहा, हाउ कैन इट बी नौबहार, आई हर्ड इट इन माय हाउस. हमारे घर में अगर गाना बज रहा है तो बाबा का ही होगा. अमला दीदी से मैंने एक साक्षात्कार किया था. उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट काउंसिल या बोर्ड होता, उसमें भी टॉप 2-3 में थे वो. बहुत जीनियस थे, शुरू से स्कॉलरशिप वजीफा ही मिला उनको लेकर के बात भी कई जगह की ड्वेलिंग करते थे वगैरह, लेकिन जानते हैं हम लोग कि वो अप्रेंटिसशिप करने गए थे, उसका एक हिस्सा होता है. मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि जो उनकी कविताओं में जो विश्व पूंजी की जो समझ है, अमेरिका में डॉलर को लेकर के जो, और रुपये के उनके संबंध को लेकर आज़ादी के बाद जो बनता हुआ भारत है, और नेहरू का जो एक मॉडल है उसमें भी ख्वाब वो देख रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होती. हिंदी में इतना जागरूक कवि जो कि उस बारीकी को, अर्थशास्त्र को समझ रहा है, दलित विकास वगैरह तो बाद में आए, और एक वो हिस्सा है पॉपुलर करने का जो रविकांत कह रहे थे, और अमला दी उसको गलत समझ नहीं थी, लेकिन वो एक डिस्कोर्स है जो कि समझता है तो आना चाहिए. शैलेंद्र के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था. एब्सोल्युटली. ये और अगर बाबा ये नहीं चाहते थे, और हम उस विचारधारा से आ रहे हैं कि अगर जो बाबा ने नहीं चाहा वो हम नहीं होने देंगे. I will not disrespect my father's wishes. Exactly. What he wanted to be stripped of anything, caste, creed, nothing. And that is how I would respect him, and that is how I look at him.
मेरा सवाल सिर्फ ये था कि चूंकि आप घर में रही हैं और इतनी भाषाओं के जानकार थे, रसियन भी सीखा, जहाँ जाते तो फ्रेंच भी आपने खुद कहा भी था, हिंदी तो है ही, और फिलॉसफी इतनी है, भरी पड़ी है, तो कितना पढ़ते थे? एक राइटर लिखता है, आज भी लोग लिखते हैं, तो वो बिंब लिखता है, रूपक लिखता है, मेटाफर्स लिखता है, लेकिन एक सोशल साइंसेस में वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में जो इतनी जानकारी है, और शायद राज कपूर उनको पुष्किल कहते थे, कविराज भी कहते थे, ये सब जो चीजें उनको कही, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये कवि के निर्माण में एक इंजीनियर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें उनका रीडिंग हैबिट्स क्या था, उससे आप लोग कितने मुतासिर थे एज ए चिल्ड्रन ऑफ दैट ग्रेट फैमिली? आई वुड से कि बाबा को पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे घर में इतनी ढेरों किताबें थी, ऑल द लिटरेरी वर्क्स, कंप्लीट वर्क्स ऑफ गालिब, बहादुर शाह जफर, नेम इट, उर्दू, हिंदी, रशियन ट्रांसलेशंस, इंग्लिश, ईस्ट यूरोपियन स्टीफन ज़्वेग की किताबें हैं। आई हैव रेड दोस कि हम बाबा के गुजरने के बाद आई यूज्ड टू गो थ्रू ईच बुक एंड फाइंड आउट ये किताब बाबा ने पढ़ी होगी, ये किताब पढ़ी होगी, तो आई नो। और उनको बहुत शौक़ था पढ़ने का, उनको इतना शौक़ था कि अगर हम कहें कि ये गाना लैले बिल्ले आरे दिन है प्यारे प्यारे, मौशूशो मौ शहरी तू मेरा मैं तेरी, अब ये तो गाना लोग कहते हैं अनोखे बोल, इल्ले बिल्ले आरे, ये इसका मतलब क्या होगा? इल्ले बिल्ले आरे, दिन है प्यारे प्यारे, मौशूशो मौ शहरी, इट इज़ फ्रेंच। और ये बाद में हम देखते हैं कि बाबा, हमारी छोटी मौसी भी स्कूल में पढ़ती थी तब, जब शुरू में जब बॉम्बे आए थे, तो हमारे मामा और मौसी भी रहते थे उनके साथ, तो वो स्कूल में जाती थी, वो फ्रेंच पढ़ती थी, उनकी किताब थी डोंडो, तो वो किताब से बाबा ने काफ़ी फ्रेंच के शब्द और ना, जैसे जीना इसी का नाम है, ये बाबा ने बहुत ही आसानी से कह दिया और हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया। बट देयर इज़ अ फ्रेंच सेइंग, से ला वी, दिस इज़ लाइफ, and this I'm sure he has read somewhere। अगर हम कहें, अगर ये अराउंड द वर्ल्ड इन $8 का जो गाना है, दुनिया की सैर कर, उसमें he has given a description, तब तो गूगल नहीं था, तब डिस्कवरी चैनल नहीं था, हाँ, नेशनल जियोग्राफी नहीं था, सो हाउ डिड ही रीड, हाउ डिड ही फाइंड ऑल दो दुनिया में, वेनिस में नाव की सैरें, ये गीत गाती हुई लहरें, बट ही टेक्स योर इंसान का बदलता चेहरा, ये something I don't remember the words offhand, but that song is itself a remarkable feat, कि only a person who has read and who knows, who's up to speed with what's happening in the world, what is around him, एक ये नहीं कि बस हमने अपने देश के बारे में ही लिख दिया। He didn't travel to those places, mind you, he only went to Moscow, कायरो और मॉस्को गए थे, रशिया, those were his international trips। लंदन नहीं गए थे, he's talked about the races in London, he's talked about France, he's talked about everything, and so perfect description। तो ये कहाँ से नॉलेज आती होगी उनको? शैली की कविताओं को भी, और sweetest songs are those, I won't say that, but there was a strong emphasis of poetry, and I love poetry. I read a lot. I read a lot of poems, and I know, I in a way I started cultivating this because I wanted to keep the link with my father after he passed away. That was the only reason I think that I started delving in his books and reading his work or listening to his songs, trying to find a path for me in life. So I know that when you talk about Shelley, T.S. Eliot is very prominent in our house amongst his collection of books. आपके बड़े भाई का नाम तो शैली रखा है, वो उन्होंने नहीं रखा था। उसका क्या है? उसका ये है, बाबा के गुजर जाने के बाद जब राज अंकल ने ये गाना बड़े भैया को दिया,
he wanted a name. He wanted Bantu Bhaiya to, Shaili Bhaiya to come up with a name. तो हम बैठ के, this is something which brother and sister, Bantu Bhaiya and I sat and we talked कि क्या नाम होना चाहिए. So I said शैलेंद्र की शैली. So I said, Bantu Bhaiya, this should be your name, and that is how that name came, Shaili Shailendra. ओके, तो आपने दिया एक तरह से. हमने, I can't say हमने दिया, I can't take credit, but I think it was something that we were discussing. We came up with this together. Then I said the meaning is perfect. बहुत मजा आया. मेरा नाम संजय है, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में इतिहास पढ़ाता हूँ. अभी जो बात हो रही है, थोड़ी जो पहले बातें हुई हैं, मैं ये टिप्पणी ज़्यादा है, वैसे सवाल भी शायद निकल के आए और कोई भी इस पर रिस्पॉन्ड करे. मेरे ख्याल से ये जो पूरा आग्रह है कि ये ज़रूरी शैलेंद्र ने किया हो या कोई इंडिविजुअल कर रहा हो, लेकिन ये एक सामान्य आग्रह है कि जो फिल्मों के जो गीतकार हैं उन्हें कवि के रूप में, साहित्यिक कवि के रूप में प्रतिष्ठा मिले. मुझे लगता है अभी समय आ गया है कि हम इस पूरे जॉनर को अलग करें. Absolutely. और वो उस आग्रह को हम छोड़ दें कि वो पुष्किन की तरह, मैं किसी ये नहीं कह रहा हूँ कि पुष्किन की तरह उनको नहीं किया गया, लुशु की तरह नहीं किया गया. वो दिलों पे राज करते हैं जैसा आप कह रही हैं. तो हम या तो लोक में छोड़ दें उसको, वो वहाँ जीवित रहेंगे तमाम मूर्तियों के न बनने के बावजूद या स्मारकों के रहने के बावजूद. लेकिन इस बात को थोड़ा और मैं गहराई में जाते हुए कि देखिए जो 50s और 60s और बल्कि 70s तक जो हमारे जो बड़े फिल्मी गीतकार हैं, तो गीतकार कहा जाता था, लिरिसिस्ट कहा जाता था, वो शायर हो, कैफी हो, बाद में गुलजार भी इसमें जुड़ जाते हैं. उनका एक पूरा एक जखीरा है, उनका पूरा एक साहित्यिक there's a body of literature जो फिल्मी नहीं है. साहित्य तो तलखियों से मेरे ख्याल से बहुत मशहूर होके आए थे. तो और मैं एक बहुत जनरल बात कह रहा हूँ कि चूंकि ये जो पूरा जो पूरी चीज जो प्लॉटेड है वो इस एक्सिस पे है कि जो साहित्य में है, जो कैनोनिकल जो मानकों को पूरा करता है वो सुपीरियर है. कुछ लोग कह सकते हैं मैं उतना हिंदी साहित्य का जानता नहीं, तो कभी तक भी लागू हो सकता है कि भाई वो साहित्य के काम है, ठीक है, जन कवि हैं, बहुत लोकप्रिय वगैरह वगैरह. तो मुझे लगता है कि ये उस सोच का परिणाम है जहाँ एक खास किस्म की भाषा जो कई बार क्लिष्टी होगी भाषा, लेकिन साहित्य की भाषा, फिल्मों की भाषा जो जबान पे चढ़ेगी, जूता है जापानी या कितने और गाने हैं, वो तो नहीं हो सकती हो. इसका मतलब ये नहीं कि काबिलियत नहीं थी इसलिए कि तोते ने कवि क्यों नहीं माना जा रहा, लेकिन वो परिभाषा ही अलग है. देखिए कि जो ज्यादा प्रतिष्ठित वो व्यक्ति माना जाएगा जो वो एक खास किस्म का साहित्य लिखेगा. लेकिन ये लोग दूसरी तरह से काम कर रहे थे. मैं तो इसको ऐसा कि एक अलग विधा है, इसलिए बहुत आप देखिए शैलेंद्र का तो मुझे बहुत खास बात लगती है और मैं थोड़ा इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो जो एक मतलब कैफी और साहिर और शकील बदायूनी थी के दौर में जो बहुत उर्दू के अल्फाज यूज करके बहुत लोकप्रिय गाने लिखे गए, शैलेंद्र ने अपने तरह से बहुत लोकप्रिय गाने लिखे जिनमें शायद उर्दू के शब्द उतने न हों. तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी एक अलग इस तरह की जगह बनाई और ये तनाव कहीं और है जो हम कुछ हद तक ढूंढ रहे हैं कि उन्हें ये क्यों नहीं माना गया, उन्हें वो क्यों नहीं माना गया. मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ कहा जा रहा है ऐसा, लेकिन एक इच्छा हो सकती है कि उन्हें ज्यादा वैसा माना जाए. मुझे लगता है ये थोड़ा ये आग्रह हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो जॉनर्स अलग हैं. और आखिर साहिब ने भी गप्पू जी गम गम लिखा था ना, क्योंकि वो तो फिल्म की जरूरत है तो लिखना पड़ेगा. तो उससे उनकी वो तो नहीं कम हो जाती. और वो अच्छा गाना है, और वो अच्छा गाना है. तो आई थिंक आई मेड माय सेल्फ क्लियर. मैं थोड़ा ये जो तनाव है, ये तनाव ज्यादा व्यापक है और शायद आज टूट रहा हो कुछ और तरीकों से, दूसरे तरीकों से टूट रहा है. अब मतलब बहुत तरह के लोग तो बहुत तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं और बादशाह से लेकर मतलब न जाने की बहुत लोकप्रियता में कमी नहीं है. और
अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग वगैरह वगैरह बहुत चीजें चल रही हैं अब तो। लेकिन पहले ये मेरे ख्याल से ये प्लॉट ऐसा था और इसमें ये जो हायरार्की थी, मुझे लगता है इस हायरार्की से हमें ही थोड़ा बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। there is a gentleman by the name of अभी तो वो नहीं रहे, प्रोफेसर माधव मोहोलकर महाराष्ट्र में, जिन्होंने बाबा को करीब से देखा, जाना, सुना और पहचाना, और he was in constant touch with बाबा। तो काफ़ी बातें उन्होंने कही हैं जो हमें लाइक ऑन हाइंडसाइट, अब जब हम उनको प्रोफेसर मोहोलकर की कोई आर्टिकल पढ़ते हैं बाबा के ऊपर, और ही इज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन बाबा, और उनकी जो टेप रिकॉर्डिंग्स हैं अगर हम वो सुनते हैं तो उसमें देयर इज़ वन थिंग ही हैज सेड कि ये गलत बात है कि कहना कि ये फिल्मों में गीत लिखते थे, तो ये he is not a poet, he is not a thing. What Professor Moholkar has said, and that is why I chose one song that I wanted you all to hear. But coming back to Professor Moholkar, he said, you strip the music of a song, of any Shailendra song, उसको आप लिख लो, एक पेज के ऊपर लिख लो और पढ़ो. What is it? Is it a song? Is it poetry? You assess. He's saying it's 100% poetry. अगर एक गाना सलील चौधरी के धुन पे है, मेरे ख्वाबों में ख्यालों में छुपे एक दिन मीत मेरी गली आप चले आएंगे, कभी तो होगी बहारों की नज़र, आएगी ऐसी लहर आरज़ू के फूल मुस्कुराएंगे. Now when you read that, it is sheer poetry. But look what a wonderful song Salil Chaudhary has made it into. आप अगर वो गाना सुनाएं, the tune takes you into a different level, but you strip the tune and read the words. If you take any other song, any song that you want, just write it down, read it and see. Read it and strip it of the film visuals, strip it of anything, the voice. Now एक और गाना है जो हमें बेहद पसंद है, and I told my brother, शैली भैया तब थे, हमने कहा हमारी बड़ी बेटी रिया, हमने कहा रिया की शादी हो रही है और हम ये गाना उनके इनविटेशन कार्ड पे हम लिखना चाहते हैं. रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलन की बिला. बंटू भैया ने कहा कि अमला ये तो दिस इज़ अ सैड सॉन्ग. आई सेड नो, it is not a sad song. Look at it, कि it's a, you know, the celebrations of that night, it should not get over. Yes. You know, it's रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला. Right. So this is कल का डर ना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारी, जीवन के सीमा से आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे. This could be the wedding vows of a newly married girl, stepping on to a new life, going into a new household. So this is how you read, this is how you understand, this is how I have done it. I don't know whether I'm doing the right thing or wrong, but this is how I interpret, how I try to understand the poetry of my father. Awesome. So